हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रभा नामक समाचार पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी? तो प्रभा नामक जो समाचार पत्रिका है, इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आप बोलोगे कानपुर से। और किसके द्वारा निकाली गई पत्रिका है? आपका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो इन चारों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि पापड़, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो इसमें पुनरुत्थान जो शब्द है ये कौन सा शुद्ध होगा लिखा हुआ? आपका सही उत्तर होगा पुनरुत्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय नामक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? आपका सही उत्तर होगा कि अभ्युदय में ये यण संधि होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यण संधि की पहचान क्या होती है? आप बोलोगे कि यण संधि में य और व से पहले सदैव आधा अक्षर आता है। तो चलिए, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भिन्न है? तो इन चारों में से अलग कौन है? आपका सही उत्तर होगा कि सर्प और अहि। तो ये यहाँ पे भिन्न दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्कस का पर्यायवाची है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द होता है निसंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका सही उत्तर होगा अर्ता प्रत्यय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग या प्रत्यय निकालते समय, जब आप उपसर्ग या प्रत्यय निकालते हो तो वहाँ पे जो शब्द बचता है उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होना आवश्यक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें देशज प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि सर्वनाम का भेद यहाँ गुणवाचक नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्वनाम किसको कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे सर्वनाम 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और यहाँ पे गुणवाचक ये सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी ये 3 सर्वनाम के भेद हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम ये किस प्रकार का शब्द है? आपका सही उत्तर होगा कि यह संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक का विशेषण क्या होगा? तो पुस्तक शब्द का विशेषण ये क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला सवाल यहाँ पे आपसे अलंकार से पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आपका सही उत्तर होगा कि इस पंक्ति में आपका दीपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था। तो युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो काल पूछा गया है आपसे, कौन सा काल होगा इसमें? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वे कौन सा अव्यय है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं? तो कौन सा अव्यय होगा?
आपका सही उत्तर है कि वह निपात अव्यय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र के लेखक कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा के द्वारा अतीत के चलचित्र ये लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो 5वें क्रम का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये किस स्थान पर हुआ? आपका सही उत्तर होगा कि पोर्ट ऑफ स्पेन में ये 5वें क्रम का विश्व का हिंदी सम्मेलन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन ये कब होता है? आप बोलोगे कि 10 से 12 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? आप बोलोगे कि महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित होता है। और इसीलिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धविराम कौन सा है? तो इन चारों में से अर्धविराम कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि अर्धविराम इन चारों में से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं समाचार लेखन? आपका सही उत्तर होगा 6 प्रकार के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपका सही उत्तर होगा कि उस खबर को सॉफ्ट न्यूज़ नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत ये कब किसके समय काल में होता है बंद? आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये सती प्रथा का अंत होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय काल में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 1789 में किस देश में क्रांति हुई थी? तो 1789 में किस देश में हुई थी क्रांति? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होगा कि फ्रांस की क्रांति ये नहीं हुई, अमेरिका की क्रांति भी नहीं हुई थी, रूस की क्रांति भी नहीं हुई थी। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू नामक जो युद्ध है ये किस वर्ष आयोजित होता है? आपका सही उत्तर होगा कि वाटरलू का युद्ध ये 1815 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों में सुधार के लिए JVK राव समिति का गठन कब हुआ? तो PVK राव जो समिति है इस समिति का गठन किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा कि PVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। और PVK राव समिति ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे पंचायतों से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो किस वर्ष मिला था? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2005 को संस्कृत जो भाषा है इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह का पीला रंग किस कारण से होता है? तो बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो किस प्रकार का होता है? आप बोलोगे पीले रंग का होता है। और ये पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका सही उत्तर होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? आप बोलोगे 8 ग्रह हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि क्वींसलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो किस स्थान पर पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ कृष्ण को समर्पित है? तो कृष्ण को कौन सा मठ समर्पित है? आपका सही उत्तर होगा शारदा मठ, ये कृष्ण को समर्पित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैतवाद का समर्थक कौन है? तो इस शुद्धाद्वैतवाद के समर्थक कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा कि शंकराचार्य नहीं हैं, निम्बाकाचार्य भी नहीं हैं, रामानुजाचार्य भी नहीं हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को हम सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं और इस राष्ट्रीय विकास परिषद को हम एनडीसी के नाम से भी जानते हैं, एनडीसी। तो इस एनडीसी की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो दक्षिण भारत की वह कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका मुहाना अरब सागर में है? आपका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी कौन सी होगी हिमालय की? आपका सही उत्तर होगा कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी ये आपका नामचा वरवा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसमें कौन सा देश शामिल है इन चारों में से? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें सोमालिया नामक देश सम्मिलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अमृतसर की संधि ये किस वर्ष हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि अमृतसर की संधि ये आपका 1809 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अमृतसर की संधि ये किस किस के बीच में होती है? आप बोलोगे रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में ये अमृतसर की संधि होती है। और अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? आप बोलोगे पंजाब में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल असेंबली किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली ये किस देश की संसद का नाम है? आपका सही उत्तर होगा कि पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आईएफएससी कोड हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो आईएफएससी बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है इसमें कितने अंक होते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें 11 अंक होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा कि फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां नदियां समुद्र में मिलती है क्या कहलाती है? तो वो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिलती है उस स्थान को हम मुहाना कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? आपका सही उत्तर होगा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बलवन को दल चालीसा में किसने शामिल किया था? तो किसके द्वारा शामिल किया गया था? आपका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बाबर ने तमगा नामक कर किस युद्ध के बाद समाप्त किया था? तो तमगा नामक जो कर है, टैक्स है, इसका समापन किसने किया? आप बोलोगे बाबर के द्वारा किया गया है। और किस युद्ध के पश्चात किया था? आपका सही उत्तर होगा खानवा युद्ध के पश्चात। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है जिम्मी का अर्थ है। तो जिम्मी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि जिम्मी का अर्थ इस्लाम को न मानने वाला, इसको हम जिम्मी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से
भगवान को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम को ना मानने वाले को जिम्मी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सज़ा पाए लोगों के संरक्षण के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस वर्ष किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि यह वर्ष 2005 में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष फ्रांस ने यमन चंद्रनगर केरिकल को भारत को सौंपा था? तो किस वर्ष सौंपा था? आपका सही उत्तर होगा 1954, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 1887 में किसने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस स्थान पर होती है? आप बोलोगे लंदन में होती है। किस वर्ष हुई थी? 1887 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी स्थापना? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो आपका सही उत्तर होगा कि प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एशिया के कौन से देश से कर्क रेखा होकर नहीं जाती है? तो एशिया महाद्वीप का वो कौन सा देश है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपका सही उत्तर होगा लाओस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? आप बोलोगे 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए अगला प्रश्न है WWW की खोज कब हुई थी? तो WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम होता है। और इसकी खोज किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा 1989। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? आपका सही उत्तर होगा 5वीं पीढ़ी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 1 बाइट बराबर क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि 1 बाइट बराबर होता है 2 निब्बल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि फर्मवेयर ये कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हर घर जल से जुड़ने वाला 100वां जिला कौन सा है? तो हर घर जल से जुड़ने वाला ये चंबा 100वें क्रम का जिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि किदांवी श्रीकांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य क्या रखा था? तो कौन सा लक्ष्य रखा था? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2030 तक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। बुलबुल का संबंध बारबल से है तो मेंढक का संबंध किससे होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि क्रॉक से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल भी रीजनिंग से संबंधित है। तो SEVEN का कोड ये 23136 लिखा जाता है तो इसका कोड ये है। तो NINE का कोड क्या होना चाहिए? तो N का कोड होगा आपका N का कोड है 6। तो आपको बताना है कि NINE का कोड होगा। N का कोड यहाँ पे 6 है, I का कोड 4 है, N का कोड 6 है और E का कोड 3 है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से संबंधित है। तो सारे रीजनिंग के
एक वीडियो हम अलग से लाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना किसने की थी? तो गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि मथुरा दत्त नैथानी द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नैनीताल से 5 मानव आकृतियाँ किस वर्ष प्राप्त हुई? तो किस वर्ष प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर होगा कि यह 1999 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कोणधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो कोणधारी जो वन हैं ये 900 से 1800 ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है मछली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मछली नामक जो आभूषण है यह आभूषण कान में पहना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली रिवर ट्रेनिंग नीति किस वर्ष शुरू होती है? तो प्रथम रिवर ट्रेनिंग नीति ये वर्ष 2016 में शुरू होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है दीक्षित आयोग ने राजधानी गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो दीक्षित आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2008 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस जनपद में ऊसर भूमि सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक ऊसर भूमि होती है? आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हिमालय म्यूजियम ये ऋषिकेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष पास हुई? तो आपका सही उत्तर होगा किस वर्ष पास होती है? 1976। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हीरामणि और हरिकृष्ण किस आंदोलन से संबंधित हैं? हीरामणि और हरिकृष्ण ये कौन से आंदोलन से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा देवघाट कांड से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़कफ किसका प्राचीन नाम है? तो गढ़फक ये किसका प्राचीन नाम है? आपका सही उत्तर होगा कि पिरान कलियर का प्राचीन नाम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये पिरान कलियर कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे रुड़की के नज़दीक है। चलिए अगला प्रश्न है 2 कौड़ी बराबर कितने शेर होते हैं? तो 2 कौड़ी बराबर होता है 4 शेर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है देहरादून के नीट गांव के पास किसकी पेटियां मौजूद हैं? तो किसकी पेटियां मौजूद हैं? आपका सही आंसर होगा खड़िया की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो देहरादून में सर्वाधिक मात्रा से यहाँ पे खड़िया प्राप्त होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि किस जिले में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि पिथौरागढ़। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित पर्यटन सूचना केंद्र है? तो उत्तराखंड का कौन सा स्थित है यहाँ इनमें से? तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इन चारों में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कि सबसे ऊंचा जो पर्वत है इन चारों में से वो गंधमादन पर्वत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य में औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान में सबसे कम होती है? तो सबसे कम कहाँ पे होती है? आपका सही उत्तर होगा टिहरी में। ऑप्शन बी सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आता है सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि 1803 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है विष्णु गंगा या धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो विष्णु गंगा का दूसरा नाम है धौली गंगा और इस धौली गंगा का उद्गम किस स्थान से होता है? आपका सही उत्तर होगा कि देववन हिमानी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में
गहरे नीले रंग वाला ताल कौन सा है? तो गहरा वह ताल कौन सा है उत्तराखंड का जिसका रंग गहरा नीला है? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि यह भड़ासर ताल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूरे विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा 40 प्रजातियां बांज की पूरे विश्व में हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और बांज की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? आप बोलोगे 5 प्रजातियां, और इन पांचों प्रजातियों में से सफ़ेद जो प्रजाति है वो बहुतायत में पाई जाती है, बहुत उपयोगी है उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? आपका सही आंसर होगा 4.69। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ पर्वत पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा टिहरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किस जनपद में हुआ है? तो किस जनपद में हुआ है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन किस अकादमी में हुआ है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि आपका सही उत्तर होगा वानिकी प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया है? तो किसके सम्मान में किया है? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कालू मेहरा के सम्मान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि व्यास ऋषि मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो व्यास ऋषि मेला ये कहाँ पे लगता है? आपका सही उत्तर होगा कि व्यास ऋषि मेला ये यूएस नगर में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही यहाँ पे ये जो व्यास ऋषि मेला है ये पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्य के जनगणना मंत्री कौन है? तो जनगणना मंत्री कौन है वर्तमान समय में? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में देहरादून को क्या स्थान मिला था? तो कौन सा स्थान मिला था? आपका सही उत्तर होगा 35वां स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस उद्यान में सर्वाधिक हाथी हैं? तो सर्वाधिक हाथी ये किस उद्यान में हैं? आपका सही उत्तर होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है लखवाड़ बांध परियोजना से कितने राज्यों को फ़ायदा होगा? तो कितने राज्यों को फ़ायदा होगा? आपका सही उत्तर होगा 6 राज्यों को फ़ायदा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह मसूरी में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो सबसे सफल फिल्म कौन सी रही है उत्तराखंड की? आपका सही उत्तर होगा घर जवाएं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये घर जवाएं नामक जो फिल्म है ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है। अगला प्रश्न है टिप इन टॉप पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो टिप इन टॉप पूछा गया है और किस जनपद में है? आपका सही उत्तर होगा लैंसडाउन छावनी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और किस जनपद में होगा? लैंसडाउन किस जनपद में पड़ता है? आप बोलोगे पौड़ी जनपद में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कत्यूरी मानसरोवर नामक जो समाचार पत्रिका है इस पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि बलवंत मनराल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महरा और
फड़त्याल किस चंद शासक के मंत्री थे? तो मेहरा और फड़त्याल ये किस चंद शासक के मंत्री थे? आपका सही उत्तर होगा कि सोमचंद के मंत्री थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? तो सबसे पहले किसने सिग्नेचर किए थे? आपका सही उत्तर होगा कि ना तो मानवेंद्र शाह ने किया था, ना नरेंद्र शाह ने किया था, ना श्रीदेव सुमन ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश का 55वां शासक कौन था? तो 55वें क्रम का शासक कौन था पंवार वंश का? आपका सही उत्तर होगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? आपका सही उत्तर होगा कि कपरौली का युद्ध ये जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस सेट के इस मॉडल पेपर के ये पूरे 100 प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।